हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेके आ गया हूँ कुछ बिल्कुल सच्ची डरावनी घटनाएं। कुछ ऐसी घटनाएं जिन्हें सुन के आप भी कई ऐसी चीज़ों पर विश्वास करने लगोगे जिन्हें आप अब तक झूठ मानते आ रहे थे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए अब मैं सीधा कहानी पर आता हूँ। उससे पहले आपसे यही गुजारिश है कि अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे मैसेज करके आप अपनी कहानी बता सकते हैं। अब बढ़ते हैं आज की पहली कहानी की तरफ। पुलिस वाले यूँ तो कई सिचुएशंस में हमारी मदद कर देते हैं, लेकिन कई बार वो खुद ही ऐसी सिचुएशंस में फंस जाते हैं जिनमें उन्हें ही समझ नहीं आता कि अब आगे क्या करना ठीक होगा और क्या गलत। आज की हमारी पहली घटना कुछ ऐसी ही है। अब जानते हैं घटना को। मेरा नाम जॉन है और मैं पेशे से एक राइटर हूँ। दरअसल बात यह है कि मेरे एक अंकल 11 साल तक पुलिस डिपार्टमेंट में ड्यूटी कर चुके हैं। प्राइवेसी के कारण मैं आपको हमारे शहर का नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन हमारा शहर ज़्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ पे कभी भी कोई इतना बड़ा केस नहीं हुआ जो कि किसी को ज़्यादा परेशान करे। लेकिन हाँ, एक घटना यहाँ पे ऐसी हुई थी जिसके बारे में अब कोई भी बात नहीं करता है। घटना क्या थी ये मुझे काफ़ी समय तक नहीं पता चला था, जब तक कि मुझे मेरे अंकल ने ही नहीं बताया था। दरअसल वो कभी भी इस बारे में किसी से बात नहीं करते थे, यहाँ तक कि वो अपनी पत्नी को भी इस घटना के बारे में नहीं बताए थे। मैं उनसे जब भी रिक्वेस्ट करता तो वो मुझे बताने से मना कर देते थे। लेकिन फिर एक दिन अचानक से मुझे उनका फ़ोन आया। उन्होंने मुझसे कहा, तुम जानना चाहते हो ना कि आखिर हुआ क्या था? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। मैं जिस पते पे तुम्हें बताऊंगा वहाँ पे आ जाना, लेकिन प्लीज़ ये बात मेरी पत्नी को बिल्कुल मत बताना। मैंने कहा ठीक है। वैसे एक बात जो मुझे थोड़ी अजीब लगी वो ये थी कि वैसे तो वो अपनी पत्नी को बताने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन उन्होंने मुझे इस पूरी घटना के नोट्स बनाने के लिए कहा था। हो सकता है इसके पीछे उनके कुछ पर्सनल रीजंस रहे हों। दरअसल उन्होंने मुझे बाद में एक होटल रूम में बुलाया था। उन्होंने वहाँ पे मुझे बताया कि मैं कुछ दिनों के लिए शहर में नहीं रह सकता। मैंने जब उनसे पूछा कि क्या हो गया है तो उन्होंने बताया कि शहर में काफ़ी लंबे समय से कुछ बेहद ही अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। लोगों को अजीब अजीब सी चीज़ें दिखाई दे रही हैं और कई लोगों को अजीब अजीब घटनाएं महसूस हो रही हैं। ये शहर अब पहले ऐसा नहीं रहा है। तुम वो घटनाएं जानना चाहते थे जो कि इस शहर में कुछ साल पहले घटी थी, है ना? मैं अब तुम्हें शुरू से वो पूरा केस बताता हूँ, आखिर हुआ क्या था। क्या तुम बेलीज को जानते हो? मैंने कहा हाँ, वही फैमिली ना जिन्होंने सुसाइड कर लिया था। उन्होंने कहा हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद उन्होंने गिलास में थोड़ी सी बियर ली और पीते पीते बताने लगे। उन्होंने मुझसे कहा अगर पुलिस के दस्तावेज़ों की बात करें तो उसमें यही लिखा है कि उन सभी लोगों ने सुसाइड करी थी। इसके बाद वो थोड़ा सा रुके और उसके बाद एक सिप और लेने के बाद उन्होंने कहा लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि उन लोगों ने सुसाइड ही की थी। जोसेफ और सारा बेली हमारे शहर में सन 1992 में रहने आए थे। उनका एक बेटा था जो कि 8-9 साल का था। उनकी एक बेटी भी थी जो कि 4 साल की थी। जोसेफ का काम रियल एस्टेट बिजनेस से जुड़ा हुआ था और सारा एक आम हाउसवाइफ की तरह घर पे ही रहती थी। पूरी फैमिली एकदम परफेक्ट थी। लेकिन मई 2002 में कुछ ऐसी घटना हुई जिससे उनका पूरा परिवार ही उजड़ गया। अचानक से उनके बच्चे जंगलों में कहीं पे खो गए थे। दरअसल हुआ यूँ था कि उस टाइम पे वो लोग गर्मियों की छुट्टियों में पिकनिक के लिए जंगलों में कैंपिंग के लिए गए थे। वहाँ पे जाने के बाद पहले तो उनका बेटा गायब हुआ और उसके थोड़ी देर बाद शायद उनकी बेटी भी उसके पीछे पीछे ही जाके गायब हो गई। उसके बाद वो काफ़ी समय तक नहीं मिले, लेकिन 3 हफ्ते बाद उन दोनों बच्चों की लाश मिली थी। उन दोनों बच्चों की लाश
उस जगह से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर थी जहाँ पे वो खोए थे। इस घटना के बाद उनके मम्मी पापा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। सारा तो बिल्कुल मानो पागल ही हो गई थी। हर चीज़ के लिए वो खुद को ही जिम्मेदार ठहरा रही थी, लेकिन उसका पति जैसे तैसे उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है और कुछ नहीं। शुरू में तो उन बच्चों के मम्मी पापा बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते थे, लेकिन जब तक उनके बच्चों का अंतिम संस्कार हो रहा था तब तक वो लगता है काफ़ी ज़्यादा ठीक हो चुके थे। मतलब उन्होंने शायद एक दूसरे को कंट्रोल करना सीख लिया था। वैसे ये कोई छोटी बात नहीं थी कि उनके दोनों बच्चे एक साथ ही मारे गए। हैरानी की बात तो ये थी कि उन दोनों बच्चों की मौत का कारण भी पता ही नहीं चल पाया। इन सभी घटनाओं के बाद जोसेफ अक्सर किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाता था और सारा पूरे दिन घर में उल्टी सीधी किताबें पढ़ती रहती थी। ये बात हमें बाद में पता चली थी। इसके बाद वो घटनाएं शुरू हुईं जिन्होंने सभी लोगों का दिल दहला के रख दिया। दरअसल बात है तकरीबन 2006 के आसपास की। वो लोग अपने घर से बाहर निकलना बहुत ही कम कर दिए थे। मानो वो सिर्फ ज़रूरी सामान लेने के लिए ही घर से बाहर निकलते थे, जैसे कि खाने पीने का सामान, बस, और कुछ भी नहीं। उन्होंने अपने सभी दोस्तों से मिलना छोड़ दिया था और अपने रिश्तेदारों से भी बात करना बंद कर दिया था। यहाँ तक कि उनके पास कई सारे मेल्स भी आए थे, लेकिन वो रिप्लाई बिल्कुल नहीं कर रहे थे। जब पड़ोसियों ने उन्हें काफ़ी समय तक नहीं देखा तो उन्होंने हमें फ़ोन कर दिया। हम लोग उनके घर पे चेकिंग करने के लिए जाने ही वाले थे कि अचानक से पुलिस स्टेशन में एक फ़ोन आया। हैरानी की बात तो ये थी कि ये फ़ोन बेलीज़ के परिवार के घर से ही आया था, लेकिन इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात ये थी कि उस फ़ोन पे कोई भी कुछ बोल नहीं रहा था, सिर्फ तेज़ सांस लेने की आवाज़ें आ रही थी। कुछ सेकंड तक कॉल ऐसे ही चलती रही और उसके बाद फ़ोन कट गया। हमें तो उस वक्त ऐसा ही लगा था कि शायद ना तो वो जोसेफ था और ना ही वो सारा थी, लेकिन कोई और ही था। इसके बाद हम लोग बिना देर करे सीधा उनके घर पे चले गए। उनका घर काफ़ी बेकार हालत में था, मानो वहाँ पे कई सालों से कोई रहा ही ना हो। बगीचे की घास इतनी बड़ी हो गई थी कि पूछिए ही मत। घर की बाहर खिड़की और दरवाजे पे बहुत ही ज़्यादा मिट्टी लग गई थी, जैसे ये घर कई सालों से सुनसान पड़ा हो। हमने दरवाजे पे जाके नॉक किया, लेकिन किसी ने भी दरवाज़ा आके नहीं खोला। हम काफ़ी देर तक उस दरवाजे पे नॉक करते रहे, लेकिन फिर भी कोई भी इंसान दरवाज़ा खोलने के लिए नहीं आया। इससे हमें इस बात की आशंका हुई कि शायद कुछ गड़बड़ है, तो हमने गेट तोड़ के अंदर जाना सही समझा। उसके बाद जैसे ही हम गेट तोड़ के अंदर गए, हम बहुत ही ज़्यादा हैरान रह गए। पूरा घर मानो बिल्कुल खाली था, जैसा कि कोई खंडहर दिखता है। अंदर हम जब किचन में गए तो किचन में भी सारा खाना जो पड़ा था वो एक्सपायरी डेट से ऊपर का हो चुका था। हमने वहाँ पे जोसेफ और सारा को कई बार आवाज़ दी, लेकिन हमें सिर्फ हमारी ही आवाज़ उस घर में गूंजती हुई सुनाई पड़ी। हम पूरे घर की तलाशी कर ही रहे थे कि अचानक से मुझे ऊपर वाले फ्लोर से हमारे एक साथी पुलिस वाले की आवाज़ आई, आपको ऊपर आना होगा जल्दी। ये देखिए, जिस तरीके की घर की हालत थी उस तरीके से हमें इस बात की तो आशंका हो ही गई थी कि शायद अब हमें उन दोनों की लाश ही मिलेगी, लेकिन किस हालत में मिलेगी ये मत पूछिए। जब हम ऊपर उस रूम में गए तो हमने देखा जोसेफ और सारा की लाश ज़मीन पे पड़ी हुई थी। उनके ऊपर किसी ने चादर ढकी हुई थी। उनकी लाश को देख के हम लोगों ने ये अंदाज़ा लगाया कि उन्हें मरे हुए कुछ दिन हो चुके हैं। उसके बाद एक ऑफिसर ने जब वहाँ पे पास ही में एक अलमारी को खोला तो हम सभी लोगों के चेहरे पर 12 बज गए। उसने खोलते के साथ ही कहा, क्या आप इसका मतलब बता सकते हो? जैसे ही उसने वो गेट खोला तुरंत उसके अंदर से एक पुतला गिर गया। एक पुतला जिसके पूरे शरीर पे ब्लैक पेंट कर दिया गया था और उसके शरीर पे कई सारे अजीबोगरीब सिंबल्स थे और वही सिंबल्स उसी दीवार पे भी थे। उस पुतले के चेहरे पर एक मास्क भी लगाया गया था और यहाँ तक कि उस पुतले पर बाल भी लगाए गए थे और उस पुतले ने जो कपड़े पहने थे वो थे जोसेफ और सारा के बच्चों के कपड़े। ये सब देखते के तुरंत बाद ही हमारे एक ऑफिसर ने तुरंत कह दिया, ये सिर्फ काले जादू से रिलेटेड एक आत्महत्या है।
लेकिन तभी मुझे उस जगह पे कुछ ऐसी फीलिंग आने लगी जो मैंने कभी भी महसूस नहीं की थी। कुछ ऐसी फीलिंग जो कि मुझे ये बता रही थी कि कोई है जो कि हम पे नज़र बनाए रखे है, जो कि हमें लगातार घूरे जा रहा है और शायद वो ये चाहता है कि हम यहाँ पे ना रहें। वहाँ पे लाश निकलवाने के बाद और वहाँ पे कई चीज़ों के एविडेंस कलेक्ट करने के बाद हम वहाँ से जाना चाहते थे। मैं फ़िलहाल उसी जगह पे खड़ा हुआ था और ये सोच रहा था कि आखिर यहाँ पे घटा क्या है। लेकिन तभी मुझे बहुत ही भारी भारीपन सा महसूस होने लगा, कुछ ऐसा जो कि बहुत ही ज़्यादा बदला हुआ था। कुछ ही मिनट बाद मेरे दांत में अचानक से दर्द शुरू हो गया और देखते ही देखते ये दर्द मेरे पूरी बॉडी में फैल गया। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया। अचानक से पास ही वाले पुलिस ऑफिसर ही मेरे पास आए और उन सब ने सेम शिकायत करी। उन सभी को पूरी बॉडी में अचानक से दर्द होने लगा था और एक अजीब सा भारीपन उन सभी के ऊपर छाने लगा था। अचानक से मेरे सर पे कुछ आके गिरा। मैं चौंकते हुए पीछे मुड़ा तो मैंने देखा वो एक पेपर होल्डर था। उसके अंदर कई सारी चिट्ठियाँ थी और उन चिट्ठियों को जब मैंने देखा तो उन सारी चिट्ठियों पे सारा का नाम लिखा हुआ था। मैं वहाँ पे खड़ा होकर एक एक करके वो चिट्ठियाँ पढ़ने लगा। एक एक करके मैं वो सभी बातें जानने लगा जिन्होंने मुझे और भी ज़्यादा हैरानी में डालना शुरू कर दिया। एक एक लेटर सारा ने अपने बच्चों के नाम किया था। उसमें ये लिखा था कि कैसे कैसे जब से वो गए हैं वो क्या क्या करते हैं और वो अपने बच्चे को कितना प्यार करते हैं और उन्हें कितना याद करते हैं। लेकिन 3 या 4 लेटर पढ़ने के बाद मुझे काफ़ी अजीब सा लगने लगा, मानो सारा ने ये नहीं बताया हो कि वो कितनी दुखी है, बल्कि वो ऐसे लेटर्स लिखी हुई थी मानो कि उसके बच्चे उससे कहीं पे दूर हों लेकिन मरे नहीं हों। यहाँ तक कि एक चिट्ठी में उसने ये भी लिखा हुआ था कि बच्चों जब तुम घर वापस आओगे तब हम लोग वहाँ जाएंगे। अब इसका मतलब क्या बनता है ये तो मुझे आज तक समझ नहीं आया। और उसके बाद मैंने जो लेटर्स में एक बहुत ही खौफनाक बात नोट करी वो ये थी कि सारा अक्सर ही ऐसी बातें लिखती थी मानो वो अपने बच्चों को कुछ बता रही हो, जो कि बेहद ही डरावना था। और आखिरकार मैं आखिरी चिट्ठी को पढ़ने लगा और उसे पढ़ते पढ़ते मेरे भी होश उड़ गए। उस चिट्ठी पे लिखा हुआ था सब कुछ सही जगह पे है, सब कुछ वैसा ही हुआ है जैसा होना चाहिए था। मम्मी हमारे पास बहुत ही जल्दी आ रही हैं, मुझे माफ़ कर देना लेकिन ये ऐसे ही होना था। और जब मैंने उस चिट्ठी की डेट चेक करी तो मेरे और भी ज़्यादा होश उड़ गए। उस लेटर पे आज की ही डेट डली हुई थी और उनकी बॉडी को देख के साफ पता चल रहा था कि वो कई दिनों पहले मर गए थे। ये चिट्ठियाँ पढ़ के मेरे मन में बहुत ही भयानक भयानक ख्याल आ रहे थे। लेकिन अचानक से, आप लोग शायद यकीन में नहीं करोगे कि मैं ये बोल रहा हूँ, लेकिन अचानक से उस घर में जो हमने लाइट्स जला रखी थी वो फ्लिकर करने लगी मानो कोई फिल्म चल रही हो। वो लाइट्स अचानक से बंद चालू हो रही थी। सभी पुलिस वाले हैरान होके एक दूसरे को देखे जा रहे थे। मेरे सिर में बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगा और दिल काफ़ी तेज़ धड़कने लगा और हम लोगों को उस जगह को छोड़ के बाहर ही जाना पड़ा। उसके बाद हम शायद ही उस घर में वापस कभी तहकीकात के लिए गए भी होंगे, क्योंकि जिस तरीके का वहाँ पे सिंपल सा नज़ारा था उसे देख के तो सिर्फ हम यही अंदाज़ा लगा सकते थे कि उन लोगों ने एक मास सुसाइड करा है काले जादू के चक्कर में। लेकिन ये सिर्फ पुलिस के दस्तावेज़ों में रजिस्टर्ड है। मैं जो मानता हूँ वो काफ़ी अलग है। जब उन दोनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पोस्टमार्टम करने वाले ने हमें एक बेहद ही हैरान कर देने वाली बात बताई। उसने बताया कि इनकी मौत तो किसी जहरीले पदार्थ से हुई है, लेकिन इनके पूरे शरीर में कोई भी ऐसा पदार्थ मिला नहीं है, ना ही आर्सेनिक ना सियानाइड, कुछ भी ऐसा नहीं जिससे जहरीली मौत हो सके। यहाँ तक कि इन दोनों के लीवर्स नॉर्मल लीवर्स के साइज़ से दोगुने हैं और उनके दिमाग और फेफड़े काफ़ी छोटे हो चुके हैं। अब इसका मतलब क्या बनता है ये तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया। उन्होंने ये भी बताया कि मरने से पहले इनके सर के बाल उतारे गए थे। मेरे ख्याल से जो पुतले पे बाल लगे हुए थे वो उनके खुद के बाल थे। इसी तरीके से इस केस को एक सुसाइड का केस बना के बंद कर दिया गया। लेकिन इसके बाद उस घर को रेनोवेट कर दिया गया और उसके बाद उस घर में एक दूसरा परिवार रहने आया।
लेकिन मात्र 3 साल के अंदर ही उन्होंने वो घर खाली कर दिया। उनका कहना था कि उनके बच्चों को उस घर में काले साए दिखाई देते हैं और रात में किसी छोटे बच्चे की आवाज़ भी आती है। इसीलिए वो लोग जल्द ही उस घर को खाली करके चले गए। उसके बाद वहाँ पे एक फैमिली और आई और वो भी 2 साल के अंदर घर खाली करके यही कह के चले गए। उसके बाद से वो घर किसी ने भी नहीं लिया। वो घर आज भी बिल्कुल वैसा ही है और सुनसान पड़ा हुआ है। मुझे ये नहीं पता कि बेली परिवार आखिर करना क्या चाहता था, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो शायद काले जादू की मदद से अपने बच्चों को वापस लाना चाहते थे। लेकिन शायद जो चीज़ वापस आई वो उनके बच्चे नहीं थे, कुछ और ही था। जब ये घटना मुझे पता चली, मेरे वाकई में होश उड़ गए और मेरा भी अपने शहर को देखने का नज़रिया हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी पहली कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब बढ़ते हैं हम आज की अगली कहानी की ओर। ये कहानी हमें हमारी एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। तो चलिए कहानी को अब उन्हीं के नज़रिए से कंटिन्यू करते हैं। ये घटना जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये मेरे दोस्तों के साथ घटी थी और उस वक्त घटी थी जब वो किसी काम के लिए शहर से बाहर गए हुए थे। वो लोग दरअसल हाईवे से होते हुए जा रहे थे। वो सुबह ही निकले थे और अब शाम हो चुकी थी, इसीलिए थकान काफ़ी ज़्यादा हो गई थी क्योंकि रास्ता बेहद लंबा था। इसी कारण उन दोनों ने एक ब्रेक लेने की सोची। जब वो थोड़ा आगे गए तो उन्हें पास ही में एक तालाब नज़र आया, तो दोनों ने अपनी गाड़ी वहीं पर रोक दी और तालाब के पास किनारे उतरकर दोनों लोग हाथ पैर धोने लगे। वहाँ जाने के बाद मेरा दोस्त आशीष तालाब के कोने में टॉयलेट करने लगा। दिवेश अपने हाथ पैर धो के साइड में उसका वेट कर रहा था। फिर आशीष भी अपना काम निपटा के वापस आ गया और जब आशीष ने गाड़ी शुरू की तो उसको मानो बहुत ही भारीपन सा महसूस होने लगा। उसको सिर में थोड़ा दर्द सा और आंखों में नींद आने लगी थी। उसने सोचा कि शायद दिन भर की थकान के कारण ये सब हो रहा है। रात के तकरीबन 2:30 भी बज चुके थे, तो ब्रिज से थोड़ा आगे जाके वो दोनों गाड़ी साइड में लगा के उस गाड़ी में ही सो गए। अगले दिन सुबह सुबह अपना काम ख़त्म करके वो लोग दिन भर की ड्राइव के बाद रात में 9 बजे तक अपने घर पे वापस आ गए थे। दिवेश भी अपने घर जा चुका था और आशीष भी अपने घर आ गया था। आशीष अपने घर पे अपने रूम की लाइट ऑफ करके सो गया, लेकिन थोड़ी ही देर हुई होगी उसे सोए हुए। जैसे ही फिर वो करवट लिया, स्विच बोर्ड की जलती हुई रेड लाइट की रोशनी में ही उसने देखा कि एक लड़का उसके पैर के पास खड़ा हुआ है। उसे लगा कि शायद ये उसके मामा का बेटा है, तो वो बोला, क्या रे, इतनी रात को भूत जैसे क्यों खड़ा है यहाँ पे? आकर सो जा, नहीं तो दूसरे रूम में जा। और ये बोल के वो वापस करवट बदल गया और उसके बाद वो सोने लगा। अंधेरे में सही से कुछ दिख नहीं रहा था, बस एक लड़के की आकृति नज़र आ रही थी, तो वो उसके बगल में आकर के सो गया। उसके सोते ही उस लड़के की बॉडी से घास और मिट्टी की बदबू आने लगी, जिससे आशीष की नींद खुल गई। आशीष नींद में ही बोला, क्या बे, घास पे लेट के आया है क्या? लेकिन उसके बराबर में लेटा वो लड़का कुछ भी नहीं बोला। फिर आशीष भी बिना कुछ सोचे समझे सो गया। उसके बाद आशीष की नींद सीधा अगले दिन 11 साढ़े 11 बजे खुली थी सुबह में। जब आशीष उठ के बाहर गया तो देखा कि उसके मामा का बेटा बाहर ही है। वो फ्रेश होने के बाद उसके साथ मजाक करने लगा कि कल रात को घास छील के सोया था क्या? उसके मामा का बेटा सोनू बोला कि नहीं भैया, घास छील के काहे सोएंगे हम तो यहाँ पे थे ही नहीं। आशीष को लगा कि शायद वो मजाक कर रहा है, तो उसने अपनी मामी को बोला कि देखिए मामी, झूठ बोलने लगा है ये। जैसे ही उसने ये बोला तो उसकी मामी ने भी कहा कि बेटा ये सच बोल रहा है, ये तो कल रात में बारात में गया हुआ था, आज सुबह ही तो घर लौटा है। जैसे ही आशीष ने ये सुना, उसको एक बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि रात को वो खुद एक बच्चे को देखा था अपने बेडरूम में। पहले तो वो थोड़ा सा परेशान हुआ,
लेकिन उसके बाद अपनी थकान का असर समझ के उसने इस बात को टाल दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद ही आशीष की तबीयत खराब होने लगी। उसको अचानक से बुखार चढ़ जाता था और खुद ही उतर जाता था। डॉक्टर भी दवाई दे दे के परेशान हो गए थे, क्योंकि बुखार अपनी ही मर्ज़ी से चढ़ता और खुद ही उतर जाता था। उसको एक दिन अचानक से खून की उल्टी हो गई, तो आशीष परेशान हो गया कि कहीं उसे कैंसर तो नहीं हो गया है। जब उसे इस बात का शक हुआ तो उसने ये बात अपने परिवार को बताई। इसी वजह से अगले ही दिन वेल्लोर के एक कैंसर के हॉस्पिटल में लेकर के जाया गया। वहाँ पे उसकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई, उसको कोई भी बीमारी नहीं थी। फिर जब वो लोग घर वापस आए तो उससे मिलने देवेश भैया आए थे। वो आशीष को बोले कि जब इतना सब कुछ कर ही रहा है तो एक बार झड़वा ले, शायद कुछ कर दिया हो किसी ने। तो देवेश भैया और आशीष की फैमिली से सभी लोग एक पंडित जी के पास गए, लेकिन पंडित जी बोले कि ये हमारे बस का नहीं है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पास ही में एक शमशान है जहाँ पे कुछ अघोरी रहते हैं, आप उन लोगों से मिलो तो वो लोग शायद कुछ कर सकते हैं। लेकिन पंडित जी ये भी बोले थे कि अघोरी के पास कोई भी कुंवारी कन्या को मत लेकर जाना, कोई शादीशुदा औरत को ही लेके जाना, कोई भी औरत उन लोगों को ना छुए, इस बात का खास ध्यान रखना। सभी लोग उनकी बात मान लिए और वहाँ पे देवेश भैया, आशीष और उसकी मम्मी पापा वहाँ पे गए थे। वहाँ पे जाकर के जब आशीष को झाड़ा लगाया तो अघोरी बाबा बताए कि ये लोग कुछ महीने पहले एक तालाब के पास गए थे, जहाँ पे ये लोग रुक करके शराब के नशे में तालाब के पास जाके पेशाब कर दिए थे और हाथ पैर धो के वापस गाड़ी में आकर सो गए थे। आशीष के पापा हर थोड़े गुस्से में बोले कि क्या इसीलिए ये सब हो रहा है कि ये लोग दारू पिए थे? तो अघोरी ने बोला कि नहीं, जिस जगह पे ये लोग टॉयलेट किए थे वहाँ पे एक बच्चे को कोई गाड़ के गया था, जिसकी तबीयत ख़राब होने के कारण मौत हो गई थी। उसी के ऊपर ये टॉयलेट करके आ गया था, जिसके चलते वो बच्चा भी उसके साथ उसके घर आ गया और इसको मारने की कोशिश कर रहा है। तब उन लोगों को लगा कि शायद ये सब झूठ बोल रहे हैं। तो उसके पापा पूछे कि अगर ये सब सच है तो हम लोगों को कैसा पता चलेगा वो लड़का झाड़ा लगने के बाद चला जाएगा? तो अघोरी बोले कि हम ही लोगों का आदमी तुम लोगों के साथ जाएगा, लेकिन तुम लोग उसे रास्ता मत बताना, वो तुम्हें खुद ही उस जगह पे ले जाएगा, फिर तुम्हारा बेटा खुद ही तुम्हें बता देगा कि वही जगह थी कि नहीं। तो वो लोग मान गए, पर अघोरी जी बोले कि कोई भी औरत साथ में नहीं जाएगी, चाहे वो कुंवारी हो या फिर शादीशुदा। तो सभी लोग मान गए। लेकिन उसके अगले दिन सच में वो अघोरी बिना रास्ता बताए ही उनको उस जगह पे लेके चला गया और उसी जगह पे जाके गाड़ी रुकवाया। जब वो लोग रात में उस जगह पे जाके खोदे तो सच में वहाँ से बच्चे का कंकाल निकला था। तब ये लोग पुलिस को भी इन्फॉर्म किए थे, लेकिन जब कोई उस कंकाल के बारे में नहीं पूछने आया तो पुलिस आशीष की हालत देख करके वो अघोरी को सौंप दी। उस कंकाल की मुक्ति के लिए वो अघोरी उसे लेकर पहले वाले अघोरी के पास गया और वो लोग उसका नियम से दाह संस्कार कर दिए। फिर भी आशीष की तबीयत ठीक नहीं हुई थी, तो अघोरी बोला कि आशीष को 3 साल तक इस बच्चे के नाम पे ब्राह्मण भोज करवाना पड़ेगा और उसका 80 गंगा में पूरे नियम के साथ बहाना होगा। तो आशीष भी वैसा ही किया, पूरे नियम के साथ वो सब कुछ कर दिया। और इस घटना के बाद आखिरकार जाके आशीष बिल्कुल ठीक हो गया। इससे हमें सिर्फ यही पता चलता है कि कई बार हमारी छोटी छोटी गलतियां हमारे लिए लंबे समय तक हानिकारक सिद्ध हो सकती हैं। इसीलिए हमेशा अपने फैसले हमें सोच समझ के ही लेने चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानियाँ? अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को ऐसी ही सच्ची डरावनी घटनाएं सुनने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो पे लाइक एम है 450 लाइक्स का। आशा करता हूँ आप जल्द ही इतने लाइक्स कर दीजिएगा।